हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। दिस इज अमन अनीस खान और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था, वहां हमने स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस किया था और स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता था। लेकिन यहाँ दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो definition of vector product, which is also known as cross product, is when we multiply two vectors and the resultant physical quantity is also a vector quantity, then this type of vector product is called vector product or क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके डिनोटेशन के लिए क्रॉस को काम में लेते हैं हम। जैसे लास्ट में हमने डॉट काम में लिया था, उसी तरह से यहाँ क्रॉस को काम में लेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखते हैं इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं हम। सपोज हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर ए और सेकंड फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर बी। क्लियर? और बीच में हमने लगाया है क्रॉस। बीच में अगर क्रॉस दिखे इसका मतलब हम समझ जाएंगे दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड it is vector product. So the physical quantity which we are going to get here, यहाँ जो हमें physical quantity मिलेगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। सो यहाँ जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें मिलता है ए बी साइन थीटा। यू आर गेटिंग इट? वहाँ हमें मिला था ए बी कॉस थीटा, यहाँ मिलेगा ए बी साइन थीटा और साथ में हमें एक डायरेक्शन मिलती है एन कैप। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ए बी साइन थीटा, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और एन कैप इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड दिस इज मैग्नीट्यूड एंड वी नो थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो यहाँ भी थीटा है, बिल्कुल क्रॉस डॉट प्रोडक्ट की तरह। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यहाँ एन कैप इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एन कैप डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन को समझना कि इस डायरेक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे गेट किया जाता है इस डायरेक्शन को, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 11th क्लास में भी रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में और 12th क्लास में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन होगा। तो मैग्नेटिज्म में भी काफ़ी काम में आएगा और यहाँ पर ये जो है हमारा रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में काम में आएगा। तो ये डायरेक्शन निकालना हमें आना चाहिए। अब डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाली जाती है। तो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। अब ये जो डायरेक्शन है एन कैप, ये डिपेंड करती है और ये डायरेक्शन पहले और दूसरे वेक्टर दोनों के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करती है और उसको निकालने के कई सारे रूल्स हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल है राइट हैंड रूल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है राइट हैंड रूल। बिल्कुल, इसको समझेंगे हम। तो अब हम एन कैप की डायरेक्शन निकालेंगे जो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और उस कंडीशन में, जैसे सपोज अगर मैं कहता हूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से वेक्टर सी डिफाइन हो रहा था, तो इस केस में जो वेक्टर सी है इसकी डायरेक्शन कौन होगी? एन कैप। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कई सारे एग्जांपल हमारे पास है यहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्क हम डिफाइन करते हैं। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ठीक उसी तरह से हम लीनियर मोशन, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट करते हैं और उसको रिलेट करते हैं वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। और भी कई सारे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी रिलेट हो जाता है। तो कई सारे एग्जांपल फिजिक्स में आएंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। उनमें से हम रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हैं और अब हम देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है और डायरेक्शन का यहाँ डिस्कशन हमें करना है। और इसके लिए जो रूल है हम डिस्कस करेंगे वो रूल है राइट हैंड रूल। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो राइट हैंड रूल पे ही होगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ जाना है ताकि फिजिक्स में कहीं भी किसी भी टॉपिक में आगे 11th में या 12th में क्रॉस प्रोडक्ट अगर आ जाए तो डायरेक्शन निकालना बहुत इजी हो। हमारे दाएं हाथ का खेलो, ठीक है ना, बाएं तो नहीं है, राइट हैंड रूल है तो दाएं हाथ का खेल हो। ठीक है, तो आज आवाज हम चेंज करते हैं, वैसे बाएं हाथ का खेल होता है लेकिन यहाँ सारा खेल राइट हैंड का है यानी दाएं हाथ का है। ठीक है, तो आप देखो किस तरीके से इसको हम समझेंगे। मैं जनरल क्लियर करता हूँ यहाँ एक एग्जाम्पल से। सपोज दिस इज वेक्टर ए और डायरेक्शन दे रखी है हमें हॉरिजॉन्टल है एंड दिस इज वेक्टर बी। क्लियर? दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो दोनों डायरेक्शन हमारे पास हैं। अब बात आती है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किस तरीके से डिफाइन होगी। तो देखो, राइट हैंड रूल बोलता है कि राइट हैंड को हमें इस तरीके से रखना है। क्लियर? सबको ट्राई करना है और सब मेरे साथ ही ट्राई करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो मैं राइट हैंड को फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, तुम डायरेक्शन गैस करोगे। ठीक है, तो राइट हैंड रूल हमें देखना है। तो राइट हैंड को इस तरीके से रखेंगे और अब जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं उन्हें मूव कराएंगे फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ। अब क्वेश्चन आता है कि सर फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर कैसे डिसाइड होगा?
तो फर्स्ट वेक्टर जो यहाँ पहले लिखा है वो हमेशा फर्स्ट वेक्टर होता है, और जो क्रॉस के बाद होता है वो सेकंड वेक्टर होता है। अगर यहाँ ए क्रॉस बी लिखा है यानी हमें फिंगर्स को वेक्टर ए के डायरेक्शन से वेक्टर बी के डायरेक्शन में मूव कराना है। अगर यहाँ बी क्रॉस ए होता तो हमें फिंगर्स को वेक्टर बी से मूव करा के वेक्टर ए तक लेकर आना होता। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम डायरेक्शन किसी निकाल रहे हैं, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी है, तो मैं जितने भी एग्जांपल यहाँ लूंगा उन सब में मैं ए क्रॉस बी काम में लूंगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ फिंगर्स क्या था, मैंने फिंगर्स जो है वो स्टार्टिंग में फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में होने चाहिए, फिर वो रोटेट होते हुए सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाने चाहिए। इस मूवमेंट के दौरान थंब जिस डायरेक्शन में होता है वो डायरेक्शन वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो काफी सिंपल रूल है, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो जो मैंने 3 स्टेप बताए उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। मैंने क्या कहा, पहले स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि हमें फिंगर्स को पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है। तो बताओ पहला वेक्टर का है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फिंगर्स को मैंने हॉरिजॉन्टल रखा। सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स है। लेकिन अभी रोटेट करने के बाद तो फिंगर्स कहां चली गई, अंदर की तरफ। ये तो सेकंड वेक्टर पर नहीं गई, अभी फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में, लेकिन रोटेट करने के बाद सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं गए। इसका मतलब कोई बात नहीं, गलत हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो गलती करने से ही हम आगे सीखेंगे। तो सेकंड केस में बताओ, अब मेरी फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में है, क्लियर। अब बताओ जब इसको रोटेट करेंगे तो क्या ये सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में आ गए? बिल्कुल। यानी स्टार्टिंग हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में गलत करके बताया, स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम गलत डायरेक्शन सेलेक्ट कर ले, पर कोई बात नहीं, 2-3 कॉम्बिनेशन चेंज करने के बाद हम अपने आप राइट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद तो फिर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी फिर तो हमें पता नहीं चलेगा, हम जल्दी से डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो वेक्टर ए की डायरेक्शन में है और इसको रोटेट कराकर ये आ गया वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यू आर गेटिंग इट? वेक्टर ए की डायरेक्शन में फिंगर है और रोटेट करने के बाद वेक्टर बी पर आ गया। बताओ थंब कहां था? आउटवर्ड, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ हमें 2 डायरेक्शन सीखना है, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है, बोर्ड के अकॉर्डिंग हम रेस्ट्रिक्टेड है। बोर्ड हमारा जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, और अब जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं दिस इज 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। सो हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। तो देखो यहाँ जो डायरेक्शन आई है वो बाहर की तरफ आई है, और अब मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। देखो कि सबसे पहले यहाँ 2 डायरेक्शन हम डिस्कस करेंगे। एक डायरेक्शन होगी डॉट, ठीक है ना, अच्छे से समझना है। एक डायरेक्शन होगी डॉट, और डॉट डायरेक्शन कहां होगी? दिस विल बी आउटवर्ड्स, क्लियर। तो जो बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, फिजिक्स में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और क्रॉस को हम इनवर्ड मान के चलेंगे। ओके, तो क्रॉस मतलब इनवर्ड्स, यानी डॉट मतलब बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ, और क्रॉस मतलब बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ। तो यहाँ जो डायरेक्शन आई है क्रॉस बी की, बताओ कैसे आई? ए क्रॉस बी। डॉट आई है बाहर की तरफ है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा ये डॉट है, और ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। यू आर गेटिंग इट? ये एन कैप की डायरेक्शन है। और देखो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो देखो ये कहां होगी, अगर हम थोड़ा सा समझें तो ये देखो, ये इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, दिख रहा है? ये सर आपने ड्रॉ कर दिया, मार्कर कर तो बंद है, ठीक है ना, ढक्कन तो बंद है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इमेजिन करो, ठीक है ना, मन के आंखों से देखो, एक लाइन तुम्हें दिख रही है जो बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रही है, दिख रही है कि नहीं? देखो यहाँ ये मैंने ड्रॉ किया, ये बाहर की तरफ आ गई, ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मन से ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये डायग्राम है इमेजिनेशन डायग्राम, ठीक है, 3D हो सकता है। अभी जो बोर्ड है हमारा 2D है, तुम्हें से आगे जाके कोई बढ़िया साइंटिस्ट बन गया, ठीक है ना, तो वो जाके एक 3D बोर्ड इन्वेंट करेगा, और हो सकता है कुछ टाइम के बाद हम एक लाइन ऐसे बाहर की तरफ भी ड्रॉ कर दें। लेकिन फिलहाल रेस्ट्रिक्शन है, तो हमें इमेजिनेशन से काम चलाना पड़ेगा, 3D इमेजिनेशन। और इस 3D इमेजिनेशन में चलो मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, शायद अब वो लाइन दिख रही होगी, रेड कलर की लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही? बिल्कुल दिख रही है, ठीक है ना। और ये कहाँ है? बाहर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और ये जो मार्कर है, अब मैंने जिस तरीके से रख रखा है, ये मार्कर ही बाहर की तरफ इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बता रहा है, क्लियर। और ये जो डायरेक्शन है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये पहले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, ये दूसरे वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज इस बार मैं वेक्टर ए को यहाँ ले लेता हूँ, और सपोज ये वेक्टर बी है, यू आर गेटिंग इट? वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब फिंगर्स क्या था? पहले वेक्टर की डायरेक्शन में होनी चाहिए, बताओ पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है? बिल्कुल है। अब भी पहले वेक्टर की डायरेक्शन और अब भी पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, लेकिन जब मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो ये तो अंदर चले गए, गलत हो गया। ऐसे रखकर ऐसे रोटेट करूंगा तो ये इधर आ गए, ये भी गलत हो गया। बताओ अब पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है, और रोटेट करने के बाद फिंगर्स दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में आ गए, तो इसका मतलब थंब कहाँ है इस बार?
अंदर की तरफ, क्लियर, अंदर की तरफ इसका मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब इनवर्ड डायरेक्शन, तो यहां मैं क्रॉस लगा दूंगा और ये जो क्रॉस है ये एन कैप की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस बार डायरेक्शन कहां हो गई, क्रॉस, यानी यहां पर बाहर की तरफ थी और यह डायरेक्शन अंदर की तरफ, यानी दीवार को तोड़ के होल करके अंदर की तरफ डायरेक्शन चली जाएगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरीके से मैंने लिखा। अब बताओ जो पहला वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है, यानी हमें सब कुछ भूल के स्टार्टिंग में फिंगर्स को कहां रखना है, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में। तो बताओ मेरे फिंगर्स पहले वेक्टर के डायरेक्शन में है, बिल्कुल है, और रोटेट करने के बाद बी पर आ गए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इजीली आ गए ना। ए क्रॉस बी, ये मत बोलना सर मैं तो ऐसे भी ला सकता हूं ना, ऐसे कोई ला सकता है क्या उल्टा, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत बोला कि सर पीछे की तरफ से भी ला सकता हूं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा मैं इसको। तो अभी यहां लेंगे तो इस तरीके से आएगा, बोलो बात समझ में आ गई। ए क्रॉस बी, सिंपल सिंपल वे में लेके आना है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, थंब कहां है, अंदर की तरफ, ये अंदर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वापस डायरेक्शन क्या गई, क्रॉस, और ये क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, ये एन कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो डायरेक्शन जो इनवर्ड है, क्लियर, ए क्रॉस बी इनवर्ड, ठीक। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं यहां। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो बताओ इस बार स्टार्टिंग में फिंगर्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, थंब कहां है, बाहर की तरफ, सब साथ में ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे। ए क्रॉस बी, यानी फिर से डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, डॉट से। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कैप को। सर दिखाना इसको ड्रॉ करके, ये दिख गया सबको रेड कलर के, अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अब 3D दिखने लगी हमें, बोलो क्लियर। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, और देखते चलो थोड़े अच्छे डायग्राम की तरफ। तो नेक्स्ट डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब। सपोज ये जो एरो है ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो डॉट है ये वेक्टर बी है। इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया है, थोड़ा और ट्रिक है, ठीक है ना। अब यहाँ हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे और बताएंगे कि अब डायरेक्शन किधर आएगी। तो वेक्टर ए अपवर्ड है और वेक्टर बी है डॉट। बताओ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आएगी, पॉज करके सोचो, ड्रॉ करो एरो। तो देखो अब थोड़ा इमेजिनेशन है, वेक्टर ए जो है ये कहाँ है, अपवर्ड, क्लियर। तो सपोज मैं ये ब्लैक मार्कर को मान के चला हूं, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी कहाँ है बताओ, डॉट मतलब आउटवर्ड। इस बार वेक्टर बी ये रहा, देखो वेक्टर बी ड्रॉ कर रहा हूं, ये रहा वेक्टर बी, ये मैंने बनाया, ये वेक्टर बी है, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये वेक्टर बी है, यानी ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, यू आर गेटिंग इट। इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है, देख लो साइड से ऐसे दिखेगा, लेकिन हमारा डायग्राम तो ऐसे है, ठीक है ना। इस डायग्राम में तो ऐसे था, लेकिन इस डायग्राम में ऐसे है। तो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। इस डायग्राम में ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो ये देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिख रहा है। अब फिंगर्स पहले वेक्टर के डायरेक्शन में होने चाहिए, है क्रॉस बी, पहले वेक्टर से रोटेट होकर कहां जाएंगे, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बताओ थंब कहां होगा, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये राइट डायरेक्शन किसकी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये एन कैप की डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी यानी राइट में, यानी इस बार डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन में आई है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन, ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये है एन कैप की डायरेक्शन, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है। आई थिंक बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सबको। तो देखो जब तक दोनों वेक्टर, इन चारों डायग्राम में जब तक दोनों वेक्टर बोर्ड के प्लेन में थे तब तक डायरेक्शन आ रही थी या तो बाहर या तो अंदर, परपेंडिकुलर। और जैसे ही ये दोनों वेक्टर बोर्ड के बाहर हुए यानी किसी और प्लेन में गए तो डायरेक्शन अपने आप बोर्ड के प्लेन में आ गई। और इन पांचों डायग्राम में तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जो प्लेन को दोनों वेक्टर मिलकर बनाते हैं। यानी इन चारों डायग्राम में देख लो, ये दोनों वेक्टर बोर्ड के प्लेन में थे तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर या अंदर की तरफ आ रहा था। और इस डायग्राम में ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में है, ठीक है ना। ये जो प्लेन है वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहाँ पे मैं शीट रखूंगा उसके अंदर ही आ जाएंगे। तो देख लो अपने आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर आई जो वो दोनों वेक्टर मिलकर बनाते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा उन दोनों वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होती है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए की भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी की भी परपेंडिकुलर है। चलो और प्रैक्टिस करते हैं एक दो डायग्राम से, फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्लियर। तो इस बार ये मैंने वेक्टर बी की डायरेक्शन ली है और क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो डॉट ले लेंगे, क्रॉस आगे के डायग्राम में लेंगे, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को। ओके बताओ वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां होगी, वेक्टर ए क्रॉस बी। तो इमेजिन करो फिंगर्स पहले वेक्टर ए की डायरेक्शन में होने चाहिए,
ए की डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, आउटवर्ड है, और बी कहाँ है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो मैं वेक्टर ए को ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज वेक्टर ए, और वेक्टर बी कहाँ है, डाउनवर्ड, यू आर गेटिंग इट। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से, देखो ये ऐसे बनाया है, तो वेक्टर ए बाहर की तरफ है और वेक्टर बी नीचे की तरफ है, ठीक है। इसको होल्ड कर लेता हूँ मैं, फिर राइट हैंड रूल से इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। अब सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए की डायरेक्शन में फिंगर्स हैं और वेक्टर बी पे आ गए, यू आर गेटिंग इट। तो यहाँ भी देखो डायग्राम में, क्या मेरे फिंगर्स वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, बिल्कुल बाहर की तरफ है, और क्रॉस करने पर, घुमाने पर नीचे चले गए, जो कि अब वेक्टर बी की डायरेक्शन है। वेक्टर ए से वेक्टर बी पे फिंगर्स गई हैं, इस कंडीशन में थंब कहाँ है, राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट भी कहाँ होगा, बिल्कुल पिछले डायग्राम की तरह, इस बार की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन एन कैप राइट डायरेक्शन में होगी। क्लियर, चलो एक डायग्राम और ड्रॉ करते हैं। Okay, so this is vector A and this cross is vector B. Give me the direction of vector A cross B. सोचो, वीडियो को पॉज करके डायरेक्शन निकालो। देखो एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें हम बहुत ही आसान तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं। ट्रस्ट मी, ये जो डायरेक्शन है तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है आगे, जहां भी फिजिक्स में वेक्टर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। जल्दी से बताओ मुझे कि डायरेक्शन क्या होगी। चलो निकाली होगी शायद डायरेक्शन। देखो वेक्टर ए के डायरेक्शन में फिंगर्स होनी चाहिए, बताओ फिंगर्स बिल्कुल वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में। क्लियर। वेक्टर बी कहाँ है, अंदर की तरफ, यानी फिंगर्स घूमते हुए अंदर चली जानी चाहिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए के डायरेक्शन में फिंगर्स हैं, घूमने के बाद वेक्टर बी में चले गए। ए क्रॉस बी, थंब कहाँ था, अपवर्ड, इट मींस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, ये डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, यू आर गेटिंग इट। तो इस डायग्राम में ये इस तरीके से हो गया। तो इस तरह से आई थिंक सब समझ में आ गया होगा। चलो एक आखिरी और ले लेते हैं अपन यहाँ पे एग्जांपल, और यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। बस सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। गिव मी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। वेक्टर ए इस बार लेफ्ट में है और वेक्टर बी है क्रॉस, यानी अंदर की तरफ। वेक्टर ए इधर और वेक्टर बी अंदर। पॉज करके डायरेक्शन निकाल लो। आई थिंक निकाली होगी डायरेक्शन। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। वेक्टर ए, मेरे फिंगर्स वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, रोटेट करने के बाद ए से बी अंदर की तरफ चले जाते हैं। बताओ थंब कहाँ है, डाउनवर्ड। इट मींस कि ये जो एन कैप की डायरेक्शन है ये भी कहाँ होगी, ये भी होगी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। It will be the direction of n cap, or we can say this will be the direction of cross product. तो यहाँ पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, डायग्राम्स बनाओ, रेड वालों को छोड़ दो, उसके बाद खुद ये डायरेक्शंस निकालो और वापस से चेक करो कि तुम ये सारे डायग्राम खुद निकाल सकते हो या नहीं, और फिर इजीली ये सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो हम जो कंडीशन ले रहे थे वहाँ ए क्रॉस बी, पहला वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर बी था। लेकिन अगर मैं थोड़ी कंडीशन चेंज करूँ, ठीक है, पहला वेक्टर बी और दूसरा वेक्टर अगर हम ए ले लें तो सारी डायरेक्शन पलट जाएंगी, ठीक है ना। यानी ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन अभी हमने निकाली है, अगर मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालने का टास्क तुम्हें दूं तो तुम ये देख लोगे एक एक एरो अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट कर लेगा, यानी एरोस की डायरेक्शन आपस में क्या हो जाएगी, एरोस की डायरेक्शन पलट जाएंगी। ये कंडीशन वहां होगी। सो ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट की उसकी डायरेक्शन किस तरीके से राइट हैंड रूल से निकाली जाती है। ओके, इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, जैसे स्क्रू रूल है। क्लियर, तो स्क्रू रूल भी है। स्क्रू रूल को किस तरीके से समझते हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से एक स्टैंडर्ड रूल, राइट हैंड रूल, एक ही रूल पे चलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा रूल अगर हम रहेंगे तो फिर हम भटक जाते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। स्क्रू ये जो रूल हमने सीखा राइट हैंड रूल, ठीक है। फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ स्क्रू रूल क्या है। तो स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग जो स्क्रू, सब जानते हैं घर पे थोड़ा बहुत काम तो करते ही है ना, मम्मी दे देती है कि इसको कस दो, पापा बोलते हैं कि ये काम कर दो, तो घर पे थोड़ा बहुत काम तो करते हैं। और जब भी हमें स्क्रू, अभी तो खैर वो जोर आता है, लेकिन बचपन में मजा आता था, ठीक है ना, स्क्रू से किसी चीज़ को खोल देते थे, कई बार बिना काम बताए ही खोल देते थे, ठीक है ना। तो जब हम स्क्रू चलाते हैं तो अब सबको क्लियर होगा, अगर हम क्लॉकवाइज उसको रोटेट करा रहे हैं तो वो बंद होता है, कसता है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो खुलता है, यानी आउटवर्ड आता है। यानी अगर मैं किसी स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट कराऊं, इट मींस वो इनवर्ड मूव करेगा। स्क्रू को क्लॉकवाइज मूव करूं तो इनवर्ड मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर हम उसको एंटी क्लॉक मूव कराएंगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने एक स्क्रू रखा, क्लियर, और अब मैं स्क्रू को ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में घुमाऊंगा, ए से बी की तरफ घुमाऊं। स्क्रू को जब घुमाओगे, ये एंटी क्लॉक घूम रहा है या नहीं, देखो मार्कर को मैं घुमा रहा हूँ, यहाँ ये थोड़ा सा वैसे करके दिखा देता हूँ, देखो मार्कर को मैं घुमा रहा हूँ, तो ये घूम रहा है, यानी बाहर की तरफ आ रहा है। एंटी क्लॉक घूम रहा है, ये एंटी क्लॉक घूम रहा है, यानी बाहर की तरफ आएगा। तो बताओ डायरेक्शन बाहर की तरफ है या नहीं। इस डायग्राम में स्क्रू को जब हम घुमाएंगे तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तुम देख रहे हो ध्यान से, मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। स्क्रू कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी
स्क्रू के मूवमेंट की डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। क्वाइट सिंपल इट इज, ठीक है। तो इस तरीके से हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को निकालते हैं, ये स्टैंडर्ड रूल है। और इस रूल को सीखने के बाद हमें किसी और रूल की जरूरत नहीं पड़ती। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। और आज हमने दो नई डायरेक्शन सीखी। हमारे बोर्ड को हमने आज बना दिया 2D से 3D, और 2D से 3D बनाने में हमें दो डायरेक्शन ने हेल्प की, डॉट मतलब आउटवर्ड और क्रॉस मतलब इनवर्ड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैंने यहाँ लिखा था, फिर से लिख देता हूँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर, ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ओके तो चलो अब देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम कौन कौन से अलग अलग कंडीशन से अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो सबसे पहली कंडीशन, अगर हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर्स हो, सपोज वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है ना, ये पहली कंडीशन है हमारी फर्स्ट। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इट मींस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो अब अगर मैं ए क्रॉस बी ओपन करूं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा बताओ, ए बी साइन 0 एन कैप। साइन 0 कितना होगा, 0, यानी यहां हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ 0 वेक्टर हियर, अ नल वेक्टर हियर। यानी अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर होता है, 0 वेक्टर होता है। सिंपल है। सेकंड, अगर मैं कहूं इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो गए इट मींस थीटा कितना होगा बोलो, थीटा हो जाएगा 90। ये तो साइन के लिए अच्छी बात है। साइन 90 कितना होता है 1, यानी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बताओ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बोलो कितना होगा, ए बी साइन 90, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन 90 और साथ में डायरेक्शन एन कैप। और ये तो अब हमें आती है एन कैप कैसे निकालते हैं ना। अब तो ये हमारे दाएं हाथ का है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैक्सिमम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी एन कैप। यू आर गेटिंग इट। साइन 90 कितना होता है 1, यानी 90 डिग्री एंगल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड हमें मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि उस कंडीशन में साइन थीटा कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। अब हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। तो अब ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो थर्ड कंडीशन में हम यहां समझेंगे फॉर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स के लिए हम समझेंगे, और यूनिट वेक्टर में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे वेक्टर आई कैप क्रॉस आई कैप। ओके, सो आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर 1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर 1 इनटू साइन 0 इनटू एन कैप। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यू आर गेटिंग इट। सो आई क्रॉस आई कितना होता है, 0 या 0 वेक्टर। क्लियर। अगर हम देखिए इसी तरह से सिमिलरली जे क्रॉस जे भी कितना हो जाएगा, 0। कैलकुलेशन में काम ले सकते हैं हम। और के क्रॉस के भी कितना हो जाएगा बोलो, ये भी 0 वेक्टर हो जाएगा। यानी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना हो गया 0। और ये डॉट में कितना आता था 1। क्लियर, ये आता था आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के हम कितना लेते थे वहां 1 लेते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सिमिलर अगर है, सेम अगर है, क्योंकि ये पैरेलल हो जाते हैं तो आंसर हमें 0 मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ थोड़ा सा हम समझेंगे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। ओके, अब बात आई परपेंडिकुलर, ठीक है ना। चलो आई क्रॉस जे सॉल्व करके देखते हैं। आई क्रॉस जे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 इनटू 1 इनटू साइन 0 इनटू, अब बात आती है डायरेक्शन की। यहां तक तो ठीक है, साइन 0 सॉरी साइन 90 यहाँ आएगा साइन 90, ये भी 1 हो जाएगा। तो यानी मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, ठीक है। अगेन हमें एक यूनिट वेक्टर ही मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, चलो देखो डायरेक्शन समझते हैं। सो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और भाई ये है जेड एक्सिस। देखिए क्या बाहर की तरफ है, यानी जेड एक्सिस हमारी क्या होगी डॉट। लेकिन अब चूंकि हम बना रहे हैं, हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और ये है हमारी जेड एक्सिस। ओके, आई जे और ये के हो जाएगा, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ये है हमारा आई कैप, ये है हमारा जे कैप और जेड एक्सिस है हमारी के कैप। क्लियर। ओके, अब लिखना है हमें डायरेक्शन। बताओ आई क्रॉस जे,
यानी फिंगर्स आई से स्टार्ट होने चाहिए और जे तक मूव करके जाने चाहिए। बताओ क्या मेरे फिंगर्स आई के डायरेक्शन में है? बिल्कुल। रोटेट कराओ आई क्रॉस जे, आई से रोटेट कर जे पर आ गए तो आई क्रॉस जे। बताओ डायरेक्शन कहाँ है? बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ डायरेक्शन तो एक्चुअल में है किसकी? ये भी तो के कैप है। इसको जरूर हम साइड में बना लेते हैं इस तरीके से, बिकॉज द बोर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2 डायमेंशनल 2D, ठीक है ना। और 3D डायग्राम हमें बनाना है तो कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन हमें पता है एक्चुअल में z कहाँ है? एक्चुअल में z बाहर है, इस तरह से परपेंडिकुलर। सो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन तो z एक्सिस की डायरेक्शन में आ गई। इट मींस ये डायरेक्शन कहाँ होगी बोलो? ये जो डायरेक्शन है ये कितनी हो जाएगी? दिस विल बिकम k कैप। यू आर गेटिंग इट? तो ये k कैप हो गया, यानी i क्रॉस j कितना आया? i क्रॉस j हम लिख सकते हैं k कैप होगा। तो फिर अब बात आती है j क्रॉस k क्या होगा? सेम डायग्राम से देखो, j क्रॉस k तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, 1 into 1 into sin 90 जो कि 1 है। j क्रॉस k फिंगर्स j से स्टार्ट होनी चाहिए और k पे आ जानी चाहिए। देखो j क्रॉस k, यू आर गेटिंग इट? फिंगर j के डायरेक्शन में है, घूमकर k पे आ गए तो j क्रॉस k। बताओ थंब कहाँ है? ये तो x एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है। हमने राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड रूल से काम में ले रहे, ठीक है ना। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर j क्रॉस k, तो यहाँ j से स्टार्ट हुआ और k की डायरेक्शन में आ गई है j क्रॉस k। बताओ थंब कहाँ है? राइट में, यानी j क्रॉस k की डायरेक्शन क्या होगी? j क्रॉस k की डायरेक्शन होगी आई कैप। ये नोट कर लो, ये कैसे लिखा। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो मैं लिख सकता हूँ आई क्रॉस j कितना होगा? k क्रॉस j कितना, j क्रॉस k कितना होगा? i, और k क्रॉस i कितना हो जाएगा? अगर तुम डायग्राम से देखो k कहाँ होगा? बाहर की तरफ, और क्रॉस i, k क्रॉस i थंब कहाँ है? ऊपर की तरफ, और ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? j कैप। तो ये कितना हो जाएगा? j कैप। बाकी मैग्नीट्यूड 1 है, यानी इनके यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे भी हमें यूनिट वेक्टर ही मिला है। इससे याद रखने का एक इजी तरीका है, क्लियर? इसे याद रखने का एक इजी तरीका है, ये तो हमने सीखा और सीखना जरूरी था, ठीक है ना। ये छोटी सी मैं z एक्सिस बना देता हूँ यहाँ, छोटी z एक्सिस है, ठीक है। ओके, तो इसे सीखने का एक सिंपल छोटा सा तरीका हम लेते हैं, ट्रिक है। सीख तो हमने लिया, सीखा कैसे? राइट हैंड रूल से, यानी एक्चुअल तरीका तो हमें आता है, पर ट्रिक थोड़ा फास्ट ये वैल्यू हमें बताएगी, और समझने के बाद चीजों को याद रखना आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? इस तरह से बनाएंगे आई कैप, फिर मैं लूंगा j कैप, और यहाँ मैं लिखूंगा k कैप, ठीक है सबको? i j k इस तरह से लिखो, और अब i से j से k और k से i, ऐसे एरो बनाओ। i के बाद j से k और k से i, क्लियर? i j k की डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में i से j से k और फिर k से i। वापस एक सर्कल बना लिया हमने, ठीक है ना। अब देखो इस सर्कल से हम वैल्यू कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है ये, बताओ। i क्रॉस k, आई क्रॉस जे, सॉरी डायरेक्शन चलेंगे, आई क्रॉस जे, एरो की डायरेक्शन में चलो। आई क्रॉस जे कितना आया? के, दिख रहा है सबको? जे क्रॉस के एरो की डायरेक्शन में ही है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, कितना आया? आई। और फिर के क्रॉस आई कितना हो गया? जे। यू आर गेटिंग इट? अगर एरो की डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, यानी आई क्रॉस जे के, आगे वाला लिख दो आंसर, जे क्रॉस के आगे वाला आएगा आई, और के क्रॉस आई कितना जाएगा? जे। याद हो गई है? अब बताओ क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन उल्टी कर दे तो इस ब्रैकेट को अगर मैं उलट दूं, यानी कि देखो नेक्स्ट जो डायरेक्शन है वो मैं यहां ले रहा हूं j क्रॉस i इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट आ जाएगा k क्रॉस j, तो j क्रॉस i कितना होगा? माइनस k, डायरेक्शन पलट जाएगी, ठीक है। और वहां से प्रैक्टिस करके भी देखना, निकाल सकते हो उस ग्राफ से। k क्रॉस j क्रॉस के i होता है तो k क्रॉस j उल्टा किया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस i का। उसी तरह से k क्रॉस i क्रॉस के उल्टा करेंगे, i क्रॉस के कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे i कैप क्रॉस k कैप, i कैप क्रॉस k कैप, और i कैप क्रॉस k कैप कितना हो जाएगा बोलो? माइनस का j कैप। ये हो जाएगा माइनस का j कैप। तो ये हमारा एक और बॉक्स हो गया। और किस तरीके से याद किया हमने सेकंड बॉक्स? देखो यहाँ अगर मैं लिखूं i क्रॉस k, ऑपोजिट जा रहा हूं एरो के, i क्रॉस के, तो i क्रॉस के कितना होगा? माइनस j, दिख रहा है? i क्रॉस के माइनस j, पैरा है j क्रॉस i, उल्टा जा रहे हैं एरो के उल्टा, j क्रॉस i तो कितना है? माइनस k। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, बस ये याद रखना है। क्या करना है? इस तरह से ड्रॉ करना है, i क्रॉस j के एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगला आंसर होगा पॉजिटिव लिखा जाएगा, एरो के ऑपोजिट जा रहे हैं तो बिल्कुल अगला ही आंसर होगा, लेकिन हमें नेगेटिव लिखना होगा। सो यूनिट वेक्टर के केस में इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर सेम है i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, तो हम 0 कर देंगे, और अगर इस तरीके से है तो हमें यहाँ लिखना आना चाहिए। ओके, सो ये कंडीशन है। अब हम देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट को कंपोनेंट्स के फॉर्म में किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तो वो हम देखेंगे एक बार। और जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो यही है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस।
चलो बढ़ते हैं आगे। आज काफी कुछ सीखा है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है हर चीज की। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है क्रॉस प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ components, clear? क्रॉस प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ components। so components के फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? so suppose we have वेक्टर a और वेक्टर a कितना है? सपोज मैंने कहा ये है a1 ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। अब वेक्टर की लैंग्वेज हम जानते हैं, दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट और दिस इज z कंपोनेंट। ठीक इसी तरह से वी हैव अनदर वेक्टर वेक्टर b और ये है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो लास्ट क्लास में हमने इनका डॉट प्रोडक्ट किया था और बड़ा ही आसान वहां पे फॉर्मूला बन गया था, ट्रिक बन गई थी, लेकिन अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे। तो होमवर्क के लिए फिलहाल है, सब सॉल्व करेंगे बिल्कुल ईमानदारी से। a क्रॉस b सॉल्व करना है सबको, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b सब सॉल्व करेंगे और सबको बताइए यार टोटल कितने टर्म आएंगे। बिल्कुल पिछले वाले वीडियो में जाके देखना, यहाँ भी वापस से 9 टर्म्स बनेंगे, लेकिन यहाँ डॉट नहीं, यहाँ क्रॉस वाले टर्म बनेंगे। और अभी जो मैंने यहाँ पर जो टेबल बनाई थी आई जे के लिए, वो टेबल वाली वैल्यूज काम में लेना और ईमानदारी से थोड़ा टाइम लगाकर, क्योंकि अभी बहुत टाइम है क्वारंटाइन में, टाइम लगा के आंसर निकालना। क्लियर? और अब मैं बताता हूँ कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम डिटरमिनेंट मेथड काम में लेते हैं, तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये होगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ लिखो i कैप j कैप और k कैप। क्लियर? i j और k, तो i कैप j कैप और k कैप, ये हमने मैट्रिक्स टाइप के फॉर्मेशन बनाए। क्लियर? ऊपर लिख दिया i j k। अब यहाँ नेक्स्ट हम देखेंगे, बताओ पहले वेक्टर, पहला वेक्टर ऊपर आएगा, फिर सेकंड वेक्टर नीचे आएगा। पहला वेक्टर कौन सा है बताओ? a क्रॉस b निकालना है ना, तो पहला वेक्टर कौन सा हो गया? a। पहले i कैप का मल्टीपल फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर क्या है? ax, j कैप का ay और k कैप का az। इसी तरह से दूसरे वेक्टर में i कैप का मल्टीपल bx, j कैप का by और k कैप का कितना है बताओ? bz। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब ऊपर लिखना है हमें, अल्टरनेटिव चलेंगे प्लस माइनस प्लस, यानी कि i कैप से जो टर्म आएगी वो प्लस आएगा, j कैप से जो आएगी वो माइनस और k कैप से प्लस। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं तो स्लो चल रहे हैं, इसका कोई एग्जांपल करेंगे तो देखना बहुत इजीली जल्दी से फास्ट सॉल्व कर पाएंगे हम। तो अब सॉल्व करते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल्स टू, देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा i कैप, दिख रहा है i कैप, और अब लगाऊंगा बॉक्स। अब क्या करना है, ध्यान से देखना है। आई कैप को हमने सेलेक्ट कर लिया है, पॉजिटिव है बिल्कुल। आई कैप को रो को छोड़ दो, आई कैप का कॉलम छोड़ दो, आई कैप का रो छोड़ो, आई कैप का कॉलम छोड़ो। और रो और कॉलम छोड़ने के बाद, रो और कॉलम छोड़ने के बाद ये 4 वैल्यूज बची, इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, दिख रहा है इस तरीके से, राइट में, ठीक है ना। क्रॉस बनाना है हमको, क्रॉस बना के मल्टीप्लाई करना है, यानी ay bz बीच में आता है माइनस by az, ay bz माइनस by az, तो ये आ जाएगा ay माइनस by az। यू आर गेटिंग इट? समझ लो दोबारा से, ये रूल वाला माइनस है, नीचे माइनस आएगा, ध्यान रखना है। कैसे आया? आई कैप, दोबारा देखो क्योंकि बाकी दो के लिए अप्लाई करना है तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप रिवाइज हो जाएगा। तो आई कैप का रो छोड़ना है, आई कैप का कॉलम छोड़ना है। रो और कॉलम छोड़ने के बाद ए वाई बी जेड ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ए वाई बी जेड पहले दोनों आ जाएंगे, फिर माइनस बी वाई ए जेड। क्लियर? नाउ अब किसकी बारी है बताओ? जे कैप की। तो अब मैं लिखूंगा माइनस जे कैप, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस जे कैप, यही चल रहा है ए क्रॉस बी, माइनस जे कैप। माइनस क्यों लिखा? देख लो जे कैप के ऊपर माइनस है। ओके, सो दूसरा टर्म यहाँ आने वाला है, ए क्रॉस बी यहाँ चल रहा है, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। क्लियर? पहला टर्म क्या आया? माइनस जे कैप, आगे चल रहा है। क्लियर? माइनस जे कैप, रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया। देखो ये तो 4 वैल्यूज बची हैं, क्या आएगा पहले? ax bz माइनस bx az माइनस bx az। बोलो क्लियर? ax bz माइनस bx az, रो और कॉलम को छोड़ दिया है, वो काम में नहीं आएंगे। अब किसकी बारी है? k कैप, और k कैप तो पॉजिटिव है। चलो भाई ब्रैकेट बनाओ, k कैप के लिए बॉक्स बनाया। ओके, k कैप का रो छोड़ दो, k कैप का कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया। बताओ ax by माइनस bx ay,
ax by माइनस बी एक्स ए वाई, इस तरीके से ये a क्रॉस b रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ ये तीन टर्म्स बनेंगे, इसको ईमानदारी से सॉल्व करना है। ax bx को जो प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास i कैप, j कैप और k कैप यानी कंपोनेंट के फॉर्म में रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू होगी, जो कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगी। सो ये ट्रिक है दो वेक्टर को जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट में बदलने के लिए। और जो लेंथी मेथड है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसमें 9 टर्म्स बनेंगे, जिनमें से 3 टर्म्स i j j और k के वाले 0 हो जाएंगे, और बाकी के लिए जो मैंने अभी सर्कल बना के बताया था वहां से ट्रिक लेकर हम सॉल्व करेंगे, और तुम्हें प्रूव करना है कि वो आंसर ये ही आएगा। क्लियर? तो वहां काफी लेंथ है, काफी टाइम लगेगा, और यहाँ हमने जल्दी से आंसर निकाल लिया। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ लेंगे। तो कंपोनेंट की फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, और फिर यानी हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखो, सपोज हमें वेक्टर ए गिवन है, और वेक्टर ए गिवन है i कैप माइनस 2j कैप, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर b गिवन है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। क्लियर? और अगर कोई मान लो टर्म किसी को k कैप किसी को, तो उसके लिए 0 आ जाएगा। ठीक है ना? वो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है। ओके, तो आप सॉल्व करेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। सबसे पहले वेरी गुड, ये मैट्रिक्स फॉर्मेशन बनाओ। सबसे ऊपर क्या लिखो? i कैप, फिर j कैप, फिर k कैप। क्लियर? i j और k। सबसे पहले वेक्टर में पहला वेक्टर है वेक्टर a, मतलब i कैप का मल्टीपल कितना है? 1, j कैप का -2 और k कैप का 3। क्लियर? 1 -2 और 3। नेक्स्ट, यहाँ i कैप का मल्टीपल कितना है? 2, j कैप का मल्टीपल -1 और k कैप का मल्टीपल कितना है? -1। क्लियर? बन गया। नेक्स्ट, अब वही फॉलो करना है हमें रूल। तो देखो, सबसे पहले i कैप बॉक्स, i कैप जो है वो प्लस आएगा, j कैप माइनस आएगा, प्लस माइनस और प्लस। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। बताओ, i कैप रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, -2 इंटू -1, -2 इंटू -1। ठीक है, अब मैं जल्दी लिख रहा हूँ। ठीक है ना? एक स्टेप कट कर रहा हूँ, तुम चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो। कितना होगा? -2 माइनस 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 प्लस का 2, तो प्लस का 2, बीच में रूट वाला माइनस आता है, माइनस। अब -1 और -3। क्लियर? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई का फॉर्मेशन होता है। -2 -1 2, बीच में रूट वाला माइनस है, और -1 और 3, माइनस का 3, और माइनस को तो भाई इस पर रखते हैं हम पॉलीथीन में बंद करके, क्योंकि माइनस गड़बड़ी के चांसेस होते हैं माइनस के आसपास। फिर j कैप माइनस का लिखना है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं, j कैप माइनस का होगा। ओके, रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, 1 इंटू -1 -1। ओके, चलो माइनस है तो सर आपने कहा था पॉलीथीन में बंद कर दिया था, बीच में माइनस आएगा एक और, ये तो रूल्स वाला माइनस है। अब देखो, j कैप के लिए रो छोड़ा था, कॉलम छोड़ा था, 1 इंटू -1 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? बोलो 6। यू आर गेटिंग इट? 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। ओके, नेक्स्ट, प्लस k कैप। अगर k कैप देखिए, रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू -1 1 इंटू -1 ओके, और नेक्स्ट कितना जाएगा? 2 इंटू -2, और 2 इंटू -2 कितना होगा? बोलो, 1 इंटू -1 बीच में रूट वाला माइनस आएगा, ये माइनस अपने आप आ गया जो कि रूट में आता है, और 2 इंटू -2 कितना हो गया? बोलो, -4। देखो, दोबारा से चेक करते हैं, ध्यान से लिखना है। i कैप रो छोड़ना है, कॉलम छोड़ना है, 2 इंटू -1 2, -1 इंटू 3 3, माइनस का j कैप। ओके, रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, 1 इंटू -1 बीच में माइनस आया, 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6, इसका 6। ओके, फिर आया प्लस k कैप में रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, 1 इंटू -1 बीच में माइनस आएगा रूल वाला, 2 इंटू -2 -4। नेक्स्ट स्टेप में i कैप, बताओ, 2 प्लस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 प्लस 3 कितना आ रहा है? 5, माइनस j कैप। बोलो, -1 और -6 कितना हो गया? -7। -1 और -6 देखिए तो, -1 और -6 -7, प्लस k कैप। ओके, k कैप में ये है -1, और ये कितना हो जाएगा? -4। यू आर गेटिंग इट? -1 और +4। तो मैं आंसर जो है वो यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास ये मेथड हमने काम में ले लिया है, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? देखो, यहाँ से ऐसे लिख लो। ठीक है, ऐसे चलता है फिजिक्स। ओके, कितना आएगा? बोलो, a क्रॉस b हमें मिल रहा है वेक्टर फॉर्म में 5i कैप प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7j कैप और प्लस
यहाँ लिखेंगे हम 4 - 1 3 प्लस का 3 एक है, सो दिस विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट से इस तरीके से हमने वेक्टर फॉर्म में आंसर निकाला है। सो ये है क्रॉस प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। क्लियर? तो ये जब मैंने क्वेश्चन लिख दिया था उसके बाद वीडियो को पॉज करके तुम खुद ट्राई कर सकते हो, लास्ट में आंसर को यहाँ मैच कर सकते हो। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम वेक्टर को कंप्लीट करेंगे और वहाँ हम वेक्टर प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, और वेक्टर जो होगा वो टॉपिक कंप्लीट होगा। उसके बाद हम हमारे सिलेबस में आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, कैरी ऑन विद योर स्टडीज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इट as much as you can. See you in next class. Take care. Thank you.